नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस यूनिट सेकंड के आपके अंतिम अध्याय कर वापसी पर अपन प्रकाश डालेंगे। कर वापसी का मतलब यहां पर है जीएसटी से संबंधित कर वापसी से है, और ये जो सीजीएसटी कानून 2017 की धारा 54 में कर वापसी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और इस धारा के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं उससे संबंधित रूल्स जो हैं वो रूल्स नियमों से संबंधित जो अध्याय 10 है उसके नियम 89 से 97A तक जितने भी जो नियम हैं वो कर वापसी से संबंधित नियम बताए गए हैं। तो कर वापसी के ये धारा 54 और नियम 89 से 97A को ध्यान में रखते हुए जो कर वापसी से संबंधित प्रावधान और नियमों की संक्षेप में अपन जानकारी हासिल करते हैं। हम पूरे इससे संबंधित चैप्टर को हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं जिससे महत्वपूर्ण बातों का समावेश हो जाए और कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात छूटे भी नहीं और सारी बातें आपके सामने समझ में आ जाएं अच्छी तरह से। इस पूरे चैप्टर को अपने 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, जो कर वापसी के लिए जब आवेदन किया जाता है उससे पहले कुछ बिंदुओं को विचार करना जरूरी होता है। आवेदन करने की बात तो आएगी आगे, वो तो एक प्रक्रिया का हिस्सा होगी कि सबसे पहले हमें आवेदन करना है, लेकिन इस आवेदन करने से पहले आपको कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, उन बिंदुओं को समझना चाहिए। उसके बाद में हम विचार की बात उसके ऊपर आवेदन की बात पर। तो सबसे पहले तो आवेदन करने से पहले कुछ विचारणीय बिंदु हैं जिन पर हम विचार करेंगे। उसके बाद में सेकंड अपना जो एस्पेक्ट होगा वो होगा कि भाई आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, और फिर जो कर वापसी से संबंधित जो भुगतान है उसकी प्रक्रिया भी उसके अंदर क्या होगी, ये हमारा सेकंड एस्पेक्ट रहेगा, यानी आवेदन एवं भुगतान। और तीसरी जो हमारा इसका एस्पेक्ट है वो है कि भाई कर वापसी किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में कर वापसी संभव है, या हम ये कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ रिफंड इन जीएसटी क्या क्या हो सकते हैं, यानी कर वापसी के प्रकार क्या हैं, या वो परिस्थितियां कौन सी हैं जिनके अंदर कर वापसी की जा सकती है, वो हम तीसरे इस पार्ट के अंदर देखेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं कर वापसी से संबंधित विचारणीय बिंदु आवेदन से पूर्व। तो इसके अंदर एक बात तो आवेदन करने से पहले ये दिमाग में आनी चाहिए करदाता के कि भी जो भी रिफंड के लिए आवेदन किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा। यद्यपि कुछ परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों के अंदर, कुछ बहुत ही अपवाद स्वरूप कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत इसको ऑफलाइन के लिए के लिए अलाउड होता है। बाकी मोस्टली केसेस के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ही उसका आवेदन दिया जा सकता है। एक तो आवेदन करने से पहले ये सोचना है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की कर वापसी का जो आवेदन दिया जाएगा वो आवेदन किसी भी कर अवधि का मतलब वो अवधि जिस अवधि से संबंधित कोई रिटर्न दाखिल की जा चुकी है और उससे संबंधित कोई रिफंड बनता है, तो वो जो अवधि होती है कर अवधि, वो कर अवधि जो है वो कोई एक कर अवधि हो सकती है। जैसे प्रति महीने अगर है तो वो एक कर अवधि हुई, अगर त्रैमासिक है तो वो त्रैमासिक एक कर अवधि हुई, तो वो एक कर अवधि के लिए हो सकता है, या आगे की सब्सिक्वेंट कई कर अवधियों का एक संयोजन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो कई कर अवधियों को साथ मिलाकर के भी आवेदन किया जा सकता है और किसी एक कर अवधि के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि होता यह है कि जैसे जो भी इनवर्ड सप्लाई से संबंधित इनपुट कर जमा होती है वो कई बार, जैसे अपन देखते हैं कि कई बार हो सकता है कि इस प्रकार की जो आईटीसी होती है उसके संबंध में कई, जैसे मान लीजिए कैपिटल गुड्स की आईटीसी के बारे में कई बार होता है कि वो कई उसमें डिवाइडेड होती है, कई महीनों में, कई बार किसी विशेष परिस्थितियों में से वो है वो कई महीनों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक तो यह है कि उसको अगर कई परिस्थितियों में उसको जो है वो कई महीनों में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो शून्य दर आपूर्ति है यानी जीरो रेटेड सप्लाई
और इन्वर्टेड शुल्क ढांचा आपूर्ति जो है वो उनको कुछ माह में करने के कारण से जो है, यानी एक तो ऐसी आपूर्ति है से संबंधित जो आपूर्ति आवक आपूर्ति से संबंधित आईटीसी है जिसको कई महीनों में विभाजित किया जाता है, और दूसरी इस प्रकार की आवक आपूर्ति हो सकती है जो जीरो रेटेड और इन्वर्टेड जो है वो जो टैक्स वाला स्ट्रक्चर वाली जो सप्लाई है वो, तो वो थोड़े कम महीने के अंदर उसको तुरंत ही यानी कुछ महीने में उसको निपटाना होता है। तो ऐसी स्थिति में कर वापसी की जो अवधि है वो कर वापसी वाली जो अवधि है वो कौन सी अवधि चुननी चाहिए, जैसे अपन 1 महीने की अवधि लें या 1-1 महीने की कई अवधियां लें या 3 महीने की एक लें या अधिक लें। तो एक कर अवधि लें या एक से अधिक कर अवधि लें, ये पहले सोचना चाहिए। जिस कर अवधि को लेने से मैक्सिमम रिफंड मिलता हो वो उस कर अवधि का चयन किया जाना चाहिए। इसकी इसी प्रकार से कि कभी कभी क्या है, कर वापसी आवेदन जो है वो कर के लिए भी किया जा सकता है, कर वापसी के लिए भी, ब्याज के लिए भी किया जा सकता है। यह आवेदन संबंधित तिथि के 2 वर्ष के भीतर हो सकता है। यानी यहां पर एक रेलेवेंट डेट होती है संबंधित तिथि, अलग अलग परिस्थितियों में यह डेट अलग अलग हो सकती है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकती है। ये रेलेवेंट डेट जो है वो जैसे रिटर्न दाखिल करने की या फाइल करने की अंतिम तिथि हो सकती है, कोई कर अवधि की अंतिम तिथि हो सकती है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में माल की निर्यात करने वाली स्थितियों के अंतर्गत अपन देखा था कि जब माल बाहर चला जाए जिस डेट को, वो डेट रेलेवेंट डेट हो सकती है। जो पोस्ट ऑफिस से माल भेजा जा रहा है तो जिस डेट को पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच किया जाता है वो रेलेवेंट डेट हो सकती है। तो ये रेलेवेंट डेट का मतलब यहां पर ये है कि जिस डेट को ये मान लिया गया है कि भाई इसके बाद में वो रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है, तो वो रेलेवेंट डेट होती है। और उस रेलेवेंट डेट के 2 वर्ष के भीतर जो है वो उसको आवेदन कर देना चाहिए, 2 वर्ष के भीतर आवेदन कर देना चाहिए। 2 वर्ष के भीतर ही ये चूंकि ये वापस मिलने की बात होती है। एक बात और है कि रिफंड करने से पहले ये सोचना है कि अगर 1000 रुपए से कम का रिफंड है तो आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1000 रुपए से कम का रिफंड वापिस नहीं होता है। और ये जो 1000 रुपए की सीमा है वो एज ए होल लागू नहीं होती है, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लिए अलग अलग ये सीमा है। ऐसा नहीं है कि सबको मिलाकर के 1000 रुपए की सीमा ही हो। तो ये बात भी अपने को पहले सोच लेनी चाहिए आवेदन करने से पहले। कर वापसी की राशि को करदाता की किसी भी बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी ने यह देखा था कि भाई कर वापसी की राशि इतनी बनती है, लेकिन अगर उसकी बकाया राशि पीछे की किसी कर अवधि से संबंधित है तो पहले उसको समायोजित किया जाएगा और उसके बाद में उसको कर वापसी दी जाएगी। तो ये भी एक इसके अंदर होता है। यदि कर वापसी की राशि आवेदन संदर्भ संख्या, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जिसको ARN बोलते हैं, उसके जारी होने के 60 दिन के भीतर करदाता के बैंक खाते में जमा नहीं होती है तो 61वें दिन से बाद में जमा तक की अवधि के लिए 6% ब्याज दे होगा। तो ये ब्याज के संबंध में एक प्रोविजन इस तरीके का है कि भी जिस डेट को ARN जारी हो जाता है, और अपन जानते हैं कि आवेदन करने में वो जो ARN जारी होता है, अगर आवेदन सही होता है तो एक्नॉलेजमेंट वाला जो है वो इसको अपन कहते हैं कि भाई ये जो है वो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है, वो जारी करते ही एक्नॉलेजमेंट जारी हो जाती है। और वो जो प्राप्ति की सूचना होती है आवेदन की, वो प्राप्ति की सूचना जिस डेट को वो जारी होता है ARN, वही डेट मानी जाती है। तो उस डेट के 60 दिन तक तो कोई बात नहीं, 60 दिन तक या तो उसका रिफंड हो जाना चाहिए। यदि 60 दिन तक रिफंड नहीं हो पाता है तो फिर उसका ब्याज शुरू हो जाता है 61वें दिन से, और 6% की दर से वो ब्याज होता है। इसके बाद में एक और बात इसमें ध्यान रखने की है कि भी जब इनपुट कर जमा की वापसी होती है तो उसका आवेदन है वो शून्य दर आपूर्ति और इन्वर्टेड कर ढांचा आपूर्ति की स्थिति में। यानी हम जानते हैं कि हर आईटीसी वापस थोड़े होती है। आईटीसी कई बार क्या होता है कि आईटीसी तो है ज्यादा और आपका आउटपुट है वो कम है, आउटपुट टैक्स कम है, तो आप कह देंगे कि लाओ वापस दो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो आईटीसी होती है कुछ पर्टिकुलर पोजीशन स्थितियों में ही ये आईटीसी का, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड होता है, और वो होती है मुख्य रूप से जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? जीरो रेटेड सप्लाई वैसे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को या एक्सपोर्ट किया गया माल होता है,
माल सेवा होती है तो उसको अपन जीरो रेटेड कहते हैं, या फिर जो सेज यूनिट्स को जो है वो सप्लाई किया जाता है वो जीरो रेटेड होती है, क्योंकि उसमें अंदर सप्लाई पर टैक्स नहीं होता और उसकी आईटीसी मिलती है। तो ऐसी स्थिति को हम जो है वो रिफंड की श्रेणी में आते हैं। तो ये कहता है कि ऐसी स्थिति का आवेदन हो तो किसी एक कर अवधि के लिए कर वापसी आवेदन के बाद उससे पूर्व की कर अवधि के लिए आवेदन नहीं हो सकता है। और साथ ही यानी मतलब कितनी बात है जो सोचने की कि भाई यदि किसी एक कर अवधि के से संबंधित ये अप्लाई कर दिया तो फिर आगे की कर अवधियों के लिए अप्लाई हो सकता है, ये नहीं है कि उसके बाद पीछे से करना शुरू हो जाए, यानी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। तो एक बार कर दिया जिस अवधि के लिए तो उसके बाद की अवधि के लिए आगे होगा। और साथ ही जीएसटीआर 2 में प्रकट होने वाले आईटीसी के लिए ही वापसी का दावा किया जा सकता है। ये भी बात है कि भी जो ये जीएसटीआर 2A में जो आवक आपूर्ति से संबंधित जो होती है उस आईटीसी के लिए आवश्यक का दावा किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस के अंदर जो कर जमा की वापसी है उसका आवेदन नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ बातें जो हैं वो पहले ही सोचने की है कि भाई आवेदन जब हो ही नहीं सकता तो आवेदन करने का मतलब ही नहीं है, तो हम आवेदन करने से पहले इन बातों पर विचार करते हैं। इसके बाद में देखिए अधिक कर का भुगतान अगर है तो जो है वो राज्य के भीतर आपूर्ति के कर से अंतर्राज्यीय आपूर्ति कर या इसके विपरीत स्थिति बनने पर होने वाली कर वापसी किसी भी कर निर्धारण अपील या अन्य आदेश से होने वाली कर वापसी को ठीक उसी अनुपात में क्रेडिट लेजर और कैश लेजर के मध्य बांटा जाएगा जिस अनुपात में कर भुगतान के समय इन खाता बहियों को डेबिट किया गया था। अब इस बात को आपको मैं इस तरीके से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है वो 1 लाख रुपए की उसका कर दायित्व था, टैक्स लाइबिलिटी, और उस 1 लाख की टैक्स लाइबिलिटी के लिए क्या हुआ 70,000 रुपए तो उसको आईटीसी मिल गई। तो आईटीसी 70,000 रुपए मिल गई तो जो क्रेडिट लेजर है वो 70,000 रुपए से डेबिट हो गया, और बाकी 30,000 रुपए उसने कैश जमा कराए तो बाकी कैश जो उसका टैक्स जमा हुआ तो वो जो उसका कैश लेजर है वो डेबिट हो गया 30,000 से। अब 7 और 3 के अनुपात में ये जो टैक्स जमा हुआ है इसी अनुपात में ये कहता है कि ये जो चीजें हैं ना कौन कौन सी, एक तो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स अगर कोई है तो, राज्य के भीतर कोई अंतर्राज्यीय से राज्य या राज्य से अंतर्राज्यीय बनने के कारण से कोई कर वापसी है तो नंबर 2, और तीसरी किसी भी कर निर्धारण अपील या अन्य कोई आदेश के कारण से कर वापसी है। ये 3 परिस्थितियां आपको ध्यान में रखनी है। अगर इन परिस्थितियों के कारण से कोई कर भुगतान वापस बन रहा है यानी कर वापसी हो रही है, एक तो क्या कौन सी है एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स अधिक कर भुगतान, दूसरा अंतर्राज्यीय राज्य और राज्य से अंतर्राज्यीय हो जाना तो कर वापसी, और तीसरी किसी अपील कर निर्धारण या किसी आदेश के फलस्वरूप कर वापसी। तो इन 3 परिस्थितियों के अंदर यदि जितनी भी कर वापसी की राशि बनती है तो ऐसी कर वापसी की राशि को भी उसी अनुपात में 7 और 3 के अनुपात में ही उसको जो है वो बांटा जाएगा कि भाई कितनी है वो उसके क्रेडिट लेजर को क्रेडिट करनी है अलग अलग स्थितियों के अंदर, तो वो कर वापसी उसी रेशियो के अंदर डिवाइड की जाएगी। इन खाता बहियों को जिस अनुपात में डेबिट किया गया था उसी अनुपात में ये कर वापसी है वो ली जाएगी। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक साथ ये हुआ कि कर वापसी का इतना बड़ा, तो वो उसको ये माना जाएगा कि ये कर वापसी जो है वो इतनी तो क्रेडिट लेजर वाली है, इतनी तो क्रेडिट लेजर वाली है और इतनी जो है वो ये जो है वो कैश लेजर वाली है। तो उसी हिसाब से उसको कैश लेजर और क्रेडिट लेजर के बैलेंस को सेट ऑफ किया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखने की बात है। सभी कर शीर्षकों यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लिए एक ही उचित अधिकारी संपूर्ण वापसी प्रक्रिया संपादित करेगा। ऐसा नहीं है कि भी सीजीएसटी के लिए कोई अलग अधिकारी करेगा, एसजीएसटी के लिए, आईजीएसटी के लिए अलग अधिकारी होंगे। एक ही प्रॉपर ऑफिसर जिसको अपन कहते हैं जुडिशियल जो जुरिस्डिक्शन का जो ऑफिसर है वो होता है, जिसको प्रॉपर ऑफिसर कहते हैं, तो वो इसको कार्रवाई को संपादित करता है। कर सहित माल के निर्यात की स्थिति में कर वापसी के लिए शिपिंग बिल ही आवेदन माना जाएगा। जैसे अभी अपने देखा था कि एक बात ऐसी स्थिति हो सकती है कि अपन आगे देखेंगे कि भाई जब आवेदन करना होता है रिफंड के लिए तो कई बार क्या होता है कि अपन रिफंड RFD 01 के अंदर उसको रिफंड के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन ये कहता है कि यदि कर सहित
माल के निर्यात की स्थिति जो है, उस स्थिति में कर वापसी के लिए शिपिंग बिल ही आवेदन माना जाता है, शिपिंग बिल ही आवेदन माना जाता है। उसके लिए जो है वो RFD 01 की जरूरत नहीं होती। शिपिंग बिल अपने आप में जो है टैक्स चुका करके अगर निर्यात हो रहा है तो वही मान्य होता है, और इसके लिए केवल GSTR 1 GSTR 3B का संलग्न होना आवश्यक होता है, क्योंकि ये GSTR 1 और 3B तो ये उसकी आपूर्तियों से संबंधित जो है वो सारी विवरण होते हैं, आवक जावक आपूर्तियों से संबंधित, वो सब विवरण उसको देने जरूरी होते हैं रिटर्न के अंदर, लेकिन उसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। वो उसका शिपिंग बिल ही उसका आवेदन माना जाता है। अब ये तो अपनी सामान्य जो नियम है, आवेदन करने से पहले अपने कोई नियम का ज्ञान होना चाहिए, तो ये बातें अपन ने थोड़ी देखी। अब अपने देखते हैं कि इसकी वापसी की प्रक्रिया क्या होती है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है, फिर कर वापसी का भुगतान किस तरीके से संपन्न होता है। तो कोई भी चीज है, रिफंड के लिए एप्लीकेशन की जाती है, साधारण बात है कि उसके लिए एप्लीकेशन दी जाती है, आवेदन दिया जाता है, और यह आवेदन जो है वो उसके GST RFD 01 के अंतर्गत दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। GST RFD 01 के अंदर प्रत्येक जो करते करदाता है वो कर वापसी के लिए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए GST RFD 01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉमन पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित केंद्र के माध्यम से ये जो है वो करदाता आवेदन करता है। क्लियर बात, ऑनलाइन करता है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के ऊपर करता है, और GST RFD 01 में करता है। यह आवेदन किसके संबंध में हो सकता है? कर, ब्याज, फीस, अर्थदंड, अन्य चुकाई गई राशि के लिए किया जाता है। और जो रेलेवेंट डेट है, कोई भी सी भी रेलेवेंट डेट जो होती है, जैसे रिटर्न फाइल करने की, अंतिम कर अवधि की अंतिम तिथि, या जो भी अलग अलग पोजीशन में अलग अलग हो सकती हैं डेट्स, तो उस संबंधित तिथि के 2 वर्ष के भीतर जो है वो आवेदन कर देना चाहिए। भारत के बाहर अगर कर सहित निर्यात के संबंध में एकीकृत कर वापसी का आवेदन जो है वो शिपिंग बिल GSTR 1 और GSTR 3B ही होंगे, नहीं कि GSTR RFD 01। तो ये बात जो है वो निर्यात के बारे में है। कर सहित निर्यात करने की स्थिति में, कर सहित निर्यात करने की स्थिति में अगर जीरो रेटेड वाली है, तब तो RFD 01 की बात हो गई, लेकिन अगर कर सहित उसको निर्यात किया गया है तो फिर ऐसी स्थिति में जो शिपिंग बिल प्लस GSTR 1 और GSTR 3B ये उसके लिए आवेदन के तरीके होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही के शेष के लिए जब कोई बात होती है, उसके लिए तो है वो उसके लिए भी ये कहता है GST RFD 01 की बजाय ये कहता है कि GSTR 3, GSTR 4 और GSTR 7 की विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं। मतलब ये अगर उसके अंदर वो करता भी है ना, तो उसके लिए भी ये कहता है कि उसके लिए विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। GSTR 3, GSTR 4 और GSTR 7 की विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही के शेष के लिए आवेदन के संबंध में ये ध्यान रखने की बात है। अब अपन आते हैं, पहली बात तो यह आवेदन की बात ही हुई। अब वो RFD 01 के अंतर्गत आवेदन करेगा, एक बात क्लियर हो गई, RFD 01 के अंतर्गत आवेदन करेगा। और ऐसे जो आवेदन है, ये मुख्य रूप से जो आवेदन उसने ये किया है वो आवेदन अपन ये कह सकते हैं कि ये जो आवेदन किया है वो आवेदन अप्रयुक्त जो GST होती है, जो जीरो रेटेड सप्लाई के कारण, एक तो मुख्य रूप से उसी के लिए होता है, जिसको अपना अप्रयुक्त ITC का रूप दे सकते हैं, या फिर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक जो उसके कैश लेजर है उसके अंदर उसका ज्यादा शेष होता है तो उसके लिए हो सकता है। तो ये बातें जो है ध्यान रखने के आगे अपने आ जाएगी कि की तरीकों के लिए वो आवेदन होते हैं उसके रिफंड के लिए। सेकंड पोजीशन क्या होता है कि जब RFD 01 के अंतर्गत वो आवेदन कर देगा तो RFD 02 के अंतर्गत और एक 03 के अंतर्गत दो बातें यहां पर है। अगर वह जब आवेदन करता है और उस आवेदन में कोई कमी होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई उसके अंदर शॉर्टकमिंग होती है, कोई इस तरीके की बात होती है कि जो कि कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, इनकम्प्लीट उसका एप्लीकेशन है, तो ऐसी कमियों के लिए जो है वो उसके लिए क्या होता है कि जो उचित अधिकारी होता है, उचित अधिकारी की बात अपन नहीं करते, वो सिस्टम के अनुसार ही अगर वो जो उसकी कमी कोई होगी तो वो RFD 03 के अंतर्गत उसकी जो है वो उसको सूचना दी जाएगी कमियों की। GFTR RFD 03 के अंतर्गत यदि आवेदन में कोई कमी है तो आवेदन के 15 दिन के भीतर उचित अधिकारी जो है
वो 03 में कमियों की सूचना देगा। तो वो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो कमियों की सूचना देगा, प्रॉपर ऑफिसर जो है वो कमियों की सूचना दे देगा और कमी की पूर्ति हेतु नए सिरे से जीएसटी आरएफडी 01 में आवेदन करना होगा। अब देखिए यहां पर ये एक बात सीधी सी ये है कि अगर आवेदन में कमियां हैं तो कमियों की सूचना आरएफडी 01 के अंतर्गत दी जाएगी, 03 में दी जाएगी। जब 03 के अंदर कमियों के लिए सूचना के लिए उसको भेजा जाएगा, सूचना दी जाएगी, तो वो नए सिरे से उसको आरएफडी 01 में अप्लाई करना होगा। ये नहीं है कि भाई उसमें कोई संशोधन कर दे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई कि आरएफडी 01 में अप्लाई किया, आरएफडी 03 में कमियों की सूचना दी, फिर नए सिरे से आरएफडी 01 में अप्लाई करेगा और फिर यदि उसके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो फिर क्या है, आरएफडी 02 में एक्नॉलेजमेंट जारी कर देगा। यानी कर वापसी के आवेदन पूर्ण होने पर आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर, ये तो वही बात है ऊपर वाले में जो बात लागू है, डेट इसमें 15 दिन है, 15 दिन के भीतर या तो उसने उसको वापस भेज दिया कमियों की निकालते हुए कि दोबारा अप्लाई करो, या अगर वो एकदम पूर्ण रूप से सही है तो फिर आरएफडी 02 के अंतर्गत उसको एक्नॉलेजमेंट जारी हो जाती है, उसको प्राप्ति की रसीद जारी हो जाती है। और रसीद जारी होने का मतलब क्या होता है, एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जिसको एआरएन कहते हैं वो जनरेट हो जाता है, वो स्वजनित होता है, वो स्वजनित होता है जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है। और जो ही वो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जारी हो जाएगा, जो समस्त डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर ऑफिसर के पास वो पहुंच जाते हैं और आगे की प्रक्रिया वो शुरू कर देता है। तो यदि एक बार जीएसटी आरएफडी 02 जारी हो गया, यानी प्राप्ति की सूचना हो गई, वैलिड हो गई कि पूर्ण डॉक्यूमेंट है उसके, तो फिर दोबारा आरएफडी 03 में सूचना नहीं दी जा सकती। ये भी इसमें एक खास बात है। तो एआरएन जारी होते ही ये हो गया कि वो आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि वही मानी जाती है जो एआरएन जारी होने की तिथि होती है। तो ये बात हो गई। इसके बाद में वापसी का अंतरिम आदेश आरएफडी 04 में होगा। वापसी का अंतरिम आदेश आरएफडी 04 में होगा। ये अपन देखेंगे आगे क्या होता है आरएफडी 04। और भुगतान आदेश आरएफडी 05 में होगा और कर वापसी का आदेश आरएफडी 06 में होगा। अब देखिए, जब आवेदन उचित अधिकारी के पास प्रेषित हो जाता है उसके 7 दिन के भीतर, अपना टाइम लिमिट यहां पर क्या हुआ कि आवेदन के 15 दिन के भीतर तो उसको एक्नॉलेजमेंट जारी हो जाना चाहिए। उसके बाद में या अगर उसको रिजेक्ट है तो फिर वापस 15 दिन उसको दे दिए जाएंगे आवेदन करने की। उसके बाद में वो उचित अधिकारी को जब मैटर प्रेषित हो जाता है उसकी जो है एक्नॉलेजमेंट जारी होने के बाद या एआरएन जारी जनरेट होने के बाद, तो उचित अधिकारी 7 दिन के भीतर उस मैटर को प्रोसेस करेगा। वो प्रोसेस क्या करेगा, वो 7 दिन के भीतर यदि इस प्रकार की जो आपूर्ति कोई जीरो रेटेड सप्लाई से संबंधित है, यानी निर्यात या सेज को आपूर्ति इस तरीके की है, तो ऐसी शून्य दर आपूर्ति से संबंधित जो भी कर वापसी बनती थी उसका 90% उसको आरएफडी 04 के अंतर्गत अंतरिम आदेश वापसी के देगा। 90% कर वापसी के अंतरिम आदेश देगा आरएफडी 04 में। और उसके बाद आरएफडी 05 में उसके भुगतान का आदेश देगा। एक तो है अंतरिम आदेश वापसी का और एक है भुगतान का आदेश। तो भुगतान का आदेश देने का मतलब यह है कि उसके कैश लेजर में उतना पैसा या बैंक खाते में जमा हो जाएगा। तो ये आरएफडी 05 में ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान जमा करवा देगा। उचित अधिकारी द्वारा कर वापसी दावे से पूर्ण संतुष्ट होने के बाद अब आती है इसका फाइनल सेटलमेंट। अब उचित अधिकारी सारे डॉक्यूमेंटेशन को देखने के बाद, पूरी जांच पड़ताल देखने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई इसकी सारी प्रक्रिया सही है, तो फिर वो आरएफडी 06 में उसका फाइनल ऑर्डर जारी करता है कर वापसी का। और इस फाइनल ऑर्डर में क्या होगा कि जो उसने आरएफडी 04 के अंतर्गत जो इंटरिम पेमेंट जो किया था वो राशि उसकी कम कर दी जाएगी और शेष जो शुद्ध देय राशि बनती है उसका उसमें उल्लेख हो जाएगा और बाकी सारे विवरण भी उसमें दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आरएफडी 06 एक्चुअल में फाइनल कर वापसी का आदेश, स्वीकृति का आदेश होगा। और कर वापसी की स्वीकृति आदेश आरएफडी 06 में देगा, लेकिन
साथ ही RFD 05 में भुगतान का आदेश भी देगा, क्योंकि जो ही कोई आदेश जारी करता है, जैसे इंट्रीम ऑर्डर जारी किया तो इंट्रीम ऑर्डर जारी करने के साथ ही पेमेंट ऑर्डर भी जारी किया, वैसे ही जब फाइनल ऑर्डर जारी किया तो उसके साथ पेमेंट ऑर्डर भी जारी करेगा और पेमेंट ऑर्डर RFD 05 में ही जारी होगा। तो ये बात इसमें हो गई। इसके अलावा कुछ अन्य फॉर्म भी हैं जिनके बारे में भी अपने को ध्यान में रखना है कि भाई जब आवेदन किया जाता है या आवेदन की प्रक्रिया होती है, उसके दौरान भुगतान की प्रक्रिया भी होती है, तो उसके संबंध में कुछ अन्य फॉर्म हैं जिनको RFD 07, RFD 08 और RFD 09 कहते हैं। 07 RFD 07 क्या होता है कि जितनी भी उसकी कर वापसी बन रही है उसमें से यदि कोई बकाया कर वापसी पीछे के सालों की किसी कर अवधि से संबंधित है तो उसको समायोजित करने का प्रावधान है और उसकी सूचना दी जाती है RFD 07 में कि भाई आपकी इतनी बकाया राशि का इसमें से जो है वो समायोजन कर लिया गया है। इस बात की सूचना जो है वो RFD 07 में दी जाती है। यदि कोई कर वापसी को रिजेक्ट किया जाता है, कोई कर वापसी का आवेदन किया जाता है लेकिन उचित अधिकारी की सम्मति में वो कर वापसी उसकी बनती नहीं है जो कि उसने आवेदन की है, तो उसके आवेदन को एक तरह से रिजेक्ट करना हुआ। तो ऐसी जो अस्वीकार की गई जो कर वापसी की जो आवेदन को अस्वीकार करने की जो सूचना है वो उसको RFD 08 में उचित अधिकारी के द्वारा दी जाती है और फिर वो जो करदाता होता है वो अपने स्पष्टीकरण को या उस सूचना का प्रत्युत्तर RFD 09 में वो पेश करता है, RFD 09 में पेश करता है। तो ये प्रक्रिया यहां जाकर के संपूर्ण हो जाती है। चूंकि वो अस्वीकार की सूचना देते हैं और वो उसका प्रत्युत्तर देता है RFD 09 में। तो इस तरीके से ये जो है आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आवेदन की प्रक्रिया और भुगतान करने का यहाँ मतलब कर वापसी से संबंधित यही है कि उसके कौन कौन से फॉर्म में उसको अप्लाई किया जाता है, फिर कब एक्नॉलेजमेंट जारी होती है, उचित अधिकारी के पास मैटर प्रेषित होता है, फिर उचित अधिकारी उसकी जो है वो किस तरीके से उसका इंटरिम पेमेंट करता है, फाइनल पेमेंट का ऑर्डर करता है और उसके बाद में जो है वो कोई एडजस्टमेंट या कोई उसका जो आवेदन को कैंसिल करना या वापसी को अस्वीकार करना, फिर इस तरीके की ये प्रक्रिया जो होती है वो रिफंड के बारे में होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो अपने को नॉलेज में होनी चाहिए। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ GST रिफंड। ये अब अपने को ये समझना है कि भाई ठीक है, हमने समझ लिया कि भाई आवेदन करने से पहले सोच लो कि क्या क्या बातें आपको सोचनी है, फिर आप जब आवेदन कर रहे हो तो आपकी प्रक्रिया जो है वो क्या क्या आगे जो है वो आपको किस प्रक्रिया से गुजरना है ये आपको पता होना चाहिए। अब बात ये है कि वो मैटर कौन से हैं जिनके अंतर्गत कर वापसी के लिए आवेदन किया जाता है, उसकी कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इसमें सबसे पहला तो जो है वो है वही जीरो रेटेड सप्लाई वाला होता है। वैसे जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई से संबंधित ही ये बातें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली ये जो चल रही है आगे, फर्स्ट वाली और विशेष तौर से अपन कह सकते हैं थर्ड वाली, ये जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई वाली है। इसमें अपना फर्स्ट में अपन ये ले सकते हैं निर्यात से संबंधित है। तो निर्यात के अंदर क्या होता है कि जैसे एक्सपोर्ट किया जाता है तो बिना जो है वो अपन कह सकते हैं कि GST का पेमेंट किए ये सप्लाई की जाती है, बिना GST के निर्यात में सप्लाई की गई और उस निर्यात के ऊपर जितनी ITC बन रही थी यानी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट थी उसकी आवक आपूर्ति पर, ऐसी इनपुट टैक्स ड्यूटी को हम जो क्रेडिट को हम अप्रयुक्त अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट कहते हैं। तो इस अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट को वापसी लेने का उसको अधिकार होता है, इसकी वापसी लेने का अधिकार होता है। यद्यपि एक बात और ध्यान रखने की है कि यह वापसी उस स्थिति में नहीं मिलती है जबकि उसने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट ड्यूटी उसके अंदर सम्मिलित है। अगर उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी चुकाई गई है तो उसकी कर वापसी का प्रोविजन नहीं होता है, ये इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अदरवाइज अपन कह सकते हैं कि बिना कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी के है और उसकी स्थिति में उसको कर चुका करके निर्यात पर बिना कर चुका है उसने अप्रयुक्त जो उसकी जमा बनती है, उसके समझ में ये प्रोविजन है कि ये सबसे कम राशि जो होती है, निम्न में से सबसे कम राशि जो होती है उसी ITC का पेमेंट मिलता है। तो उसके अंदर स्पष्ट बताया गया है कि जितनी जीरो रेटेड सप्लाई होती है उसमें एडजस्टेड जो टर्नओवर होती है वो अपन आगे जीरो रेटेड सप्लाई में समझेंगे कि एडजस्टेड टर्नओवर ये क्या होती है, नेट ITC क्या होती है। यहां केवल आपको एक समझने की छोटी सी एक बात है जो कि अपने को समझ में आना चाहिए कि यहां पर ये उसको पूरी ITC नहीं मिलती है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट में तो बहुत सारी और चीजें हो सकती है लेकिन उसमें छांटना पड़ेगा कि जीरो रेटेड सप्लाई कौन सी होती है और कौन सी है उसके अंदर।
तो जीरो रेटेड सप्लाई जो है वो अपॉन एडजस्टेड जो टर्नओवर है इनटू नेट आईटीसी, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से एक जो भी राशि निकलती है, एक तो वो राशि होती है, दूसरा उसके जो क्रेडिट लेजर के अंदर जो जमा राशि है वो राशि कर वापसी के आवेदन के समय जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता बही के अंदर उसकी जो जमा राशि है वो, और तीसरा इसमें होता है कि कर अवधि के अंत में जिस अवधि से संबंधित कर वापसी के लिए उसने फाइलिंग की है, उस कर अवधि के अंत में जो राशि उसके क्रेडिट लेजर के अंदर जमा है, एक राशि वो होती है। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होती है, केवल उसी राशि का उसको रिफंड किया जा सकता है, जबकि निर्यात से संबंधित बिना कर चुकाए निर्यात किया गया है और उसकी जो कर वापसी जो उसकी आईटीसी है वो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी होती है। यह आवेदन भी कब संबंधित तिथि के 2 वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। संबंधित तिथि भी जो है वो भारतीय सीमा को पार करने की तिथि होती है, यानी जो एक्सपोर्ट किया गया है बिना कर चुकाए, ऐसे एक्सपोर्ट के अंदर जो संबंधित तिथि होती है वो माल के बाहर जाने की तिथि होती है, भारत की भारतीय सीमा से बाहर चला जाए वो डेट होती है, उससे 2 वर्ष के भीतर आवेदन हो जाना चाहिए। और डाकघर से अगर इस प्रकार का निर्यात किया गया है तो डाकघर से प्रेषित करने की तिथि हो जाएगी। बाकी अगर जल थल से है तो भारतीय सीमा से बाहर चले जाने की डेट होगी, उसके 2 वर्ष के भीतर उसका आवेदन हो जाना चाहिए। दूसरी बात, इसमें सेवाओं को कर सहित निर्यात करने पर, यानी सेकंड कब किस स्थिति में रिफंड होता है, जब सेवाओं को कर सहित निर्यात करके उस पर चुकाए गए कर की वापसी का भी अलग से आवेदन करना होगा। ये सेवाओं को कर सहित निर्यात करने पर चुकाए गए कर की जो वापसी है उसका भी अलग से, इसके लिए अलग से आवेदन करना होता है। बिना कर चुकाए विशेष आर्थिक क्षेत्र को आपूर्ति की, यह भी जीरो रेटेड सप्लाई का पार्ट ही है। बिना कर चुकाए विशेष आर्थिक सेज को आपूर्ति की जाती है तो उसको ये अप्रयुक्त कर जमा की वापसी होती है, और इसकी वापसी का भी उपरोक्त फर्स्ट जो अपन ने अभी 3 फर्स्ट के अंतर्गत जो वर्णन किया गया वही तरीका इसके अंदर भी होता है। अब कर चुका करके अगर कोई सेज को की गई है, भाई जैसे ये हुआ ना कि भाई बिना कर चुकाए निर्यात, कर चुका के निर्यात, बिना कर चुकाए सेज को, बिना कर चुका के सेज को, तो कर चुका के सेज को अगर कोई आपूर्ति की जाती है तो चुकाए गए कर की वापसी का भी जो है वो वापसी करने का प्रोविजन है। लेकिन ये प्रोविजन में ये बताया गया कि भी आपूर्ति अगर लॉट्स में हो रही है तो पूरी आपूर्ति होने के बाद ही यह संभव है, इससे पहले नहीं है। एक इसके अलावा जो है वो इन्वर्टेड कर ढांचे की स्थिति में अप्रयुक्त कर जमा की वापसी भी होती है। तो इसके बारे में भी ये बताया गया है कि भी इन्वर्टेड जो कर ढांचा होता है, इन्वर्टेड कर ढांचा क्या होता है, इसको थोड़ा सा सिंपली आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इनपुट्स हैं, उनके ऊपर जो ड्यूटी है वो तो है मान लीजिए ज्यादा, इनपुट्स के ऊपर जो ड्यूटी है वो ज्यादा है, और फिर जो आउटपुट जो आउटवर्ड सप्लाई है, यानी कई बार क्या होता है कोई रॉ मटेरियल ऐसा होता है जो महंगा हो सकता है और उसके ऊपर इनपुट ड्यूटी ज्यादा बनती है, लेकिन उससे बनने वाली जो चीज होती है वो हो सकता है कि उसके ऊपर ड्यूटी कम हो। तो उसके ऊपर जब ड्यूटी कम होती है तो आउटपुट टैक्स कम बनता है और इनपुट टैक्स बनता है ज्यादा। तो ऐसी स्थिति को हम इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, और ऐसी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की स्थिति में जो अप्रयुक्त कर जमा होती है, अनयूटिलाइज्ड जो आईटीसी होती है, उसकी वापसी का प्रोविजन होता है। लेकिन इसकी वापसी के लिए भी नियम बनाया हुआ है, और वो नियम वही है कि भाई जो जितना भी टर्नओवर जो है उसकी इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई की जो टर्नओवर है उसमें एडजस्टेड जो टोटल टर्नओवर है उसका अपन भाग देते हैं और उसको नेट आईटीसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो जो राशि आती है उसमें से जो टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई है वो उसमें से हम माइनस कर देते हैं। मतलब ये तो आईटीसी से हमने एक राशि उसका पार्ट लिया, जो आईटीसी थी उससे पार्ट यानी आवक आपूर्ति पर चुकाए गए कर का एक पार्ट लिया। अब उसमें से जावक आपूर्ति पर बनने वाला जो टैक्स है वो माइनस कर देते हैं और बाकी राशि उसकी रिफंड होती है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है। और वो जावक आपूर्ति कौन सी, जो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई वाली है, तो उसको जो है वो माइनस कर देते हैं और बाकी राशि होती है वो ही उसकी रिफंडेबल होती है। एक तो इसकी अमाउंट आती है ये, दूसरी अमाउंट आती है
कि कर आवेदन के समय उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही में उसकी जो शेष है वो यहां पर रोकड़ रजिस्टर का नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो जमा खाता बही है जिसको क्रेडिट लेजर कहते हैं, उसमें आवेदन के समय जमा राशि और उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर उस कर अवधि के अंत में जिस कर अवधि से संबंधित रिफंड फाइल किया गया है उस अवधि से संबंधित जो अवधि के अंत की जो राशि होती है वो इन तीन राशियों में से जो सबसे कम राशि होती है वही रिफंडेबल होती है। तो ये बात अपन ने बता दी। इसके अलावा जो है वो कर वापसी कौन सी पोजीशन में होती है, मानी गई निर्यात आपूर्ति में आपूर्तिकर्ता को कर वापसी, यानी कुछ डीम्ड एक्सपोर्ट्स होते हैं, विशेष तौर से किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को जब कोई दिया जाता है एक्सपोर्ट किया जाता है तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। तो यहां पर क्या है कि डीम्ड एक्सपोर्ट की स्थिति में जो आपूर्ति करने वाला व्यक्ति है, एक तो आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को मिलती है और दूसरा जो रिफंड है वो आपूर्ति लेने वाले व्यक्ति को मिलता है। तो जब आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को ये कर वापसी मिलती है तब तो वो ये डिक्लेरेशन देता है, ये अंडरटेकिंग देता है कि आपूर्ति लेने वाला व्यक्ति है वो इसका रिफंड नहीं प्राप्त करेगा, इसका रिफंड का दावा नहीं करेगा। और अगली पोजीशन में मानी गई निर्यात आपूर्ति में आपूर्ति प्रापक द्वारा, रेसिपिएंट द्वारा जो कर वापसी के लिए दावा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो रेसिपिएंट ये अंडरटेकिंग देगा कि आपूर्तिकर्ता जो है, सप्लायर जो है, वो कर वापसी के लिए दावा नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में रेसिपिएंट को आईटीसी का पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि वो तो आईटीसी के लिए दावा करेगा तो उसकी जो है वो आईटीसी का दावा मान्य हो जाएगा उसका रेसिपिएंट का। तो ये बातें हैं यहां पर ध्यान रखने की। दोनों बातें एक ही वैसे आती हैं, क्योंकि एक आपूर्तिकर्ता होता है तो उसने आपूर्ति के ऊपर जो टैक्स बना आउटवर्ड सप्लाई पर वो उसको रिफंड होना है, और जो रेसिपिएंट है आगे वाली पोजीशन में वो रेसिपिएंट अपनी आईटीसी का रिफंड लेता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने की है। इसके अलावा देखिए, हाँ, इसमें थोड़ा सा ये एक ध्यान रखने की बात है कि जब रेसिपिएंट जब पेमेंट लिखता है, क्योंकि ये जो ऊपर भी अपन ने कंडीशन जहां पे निर्धारित किए हैं वो आईटीसी वाली कंडीशन ही हैं। जैसे निर्यात के अंदर क्या था, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी थी, वो निर्यात के अंतर्गत बिना कर चुका है जब आईटीसी का रिफंड लेना होता है, जो रेसिपिएंट को जब के ऊपर मिलती है यानी आईटीसी का, तो आईटीसी का कोई भी रिफंड होता है तो उसके अंदर लिमिटेशन निर्धारित की भी होती है। जैसे ऊपर वाले में अपन ने देखा था कि निर्यात में था, उसके बाद सीएज वाले में भी था, उसके बाद में इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर भी आईटीसी का जब पेमेंट लेना होता था, रिफंड लेना होता, तब भी उसके अंदर प्रतिबंध थे कि भी आप उस उतनी से ज्यादा नहीं ले सकते। ऐसे ही यहां पर भी जब है वो आईटीसी का जब पेमेंट लेना जब एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर जब रेसिपिएंट होता है उस रेसिपिएंट को जो है जब आईटीसी का पेमेंट रिफंड मिलता हो तो फिर उसके अंदर भी ये कंडीशन है कि भी जितना भी शुद्ध जो इनपुट कर जमा जो होगी नेट आईटीसी होगी ऐसी आपूर्ति की, एक तो वो, दूसरी वही बात है कि कर वापसी के आवेदन के समय आईटीसी उसके लेजर में जितनी जमा शेष है वो, और एक उस कर अवधि के अंत के अंदर जो उसके जमा खाता बही में जो शेष है, उन तीनों में से जो सबसे कम राशि होती है उसी आईटीसी का उसको रिफंड किया जाएगा। तो ये जितने भी आईटीसी से संबंधित रिफंड है उन सब में ये लिमिटेशंस लागू की हुई हैं, ये तो उनको अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता बही में अधिशेष होता है, तो ये भी अपन ने बताया था ऊपर, हालांकि उसके अंदर वो जीएसटीआर 1 या 3 और वो 4, 7 जो भी दिए हुए हैं वो तो उसके अंदर जरूरी होते हैं साथ, उसके बिना उसके रिफंड होता नहीं है उसका। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर होता है उस कैश लेजर किस्से में अगर अधिशेष है यानी उसकी जमा राशि ज्यादा है उसकी टैक्स के डेबिट राशि से बनने वाली किसी कर अवधि की, तो उसका एक्सेस उसके अंदर शेष होता है, उस एक्सेस शेष को वो अपना रिफंड ले सकता है। उस रिफंड को तो वो पोजीशन वही हो सकते हैं कि उसका टीडीएस ज्यादा हो गया हो या उसको जो है उसके चालान से उसने अधिक टैक्स जमा करा दिया हो, तो इन सभी पोजीशंस के अंदर तो उसका क्रेडिट लेजर जो है उसका जो कैश लेजर का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए वो आवेदन कर सकता है, उसके लिए दावा कर सकता है। इसके अलावा अधिक कर भुगतान की वापसी, तो वैसे तो ये इसमें क्रेडिट लेजर के अंदर इसमें कैश लेजर में आ गई कि भाई वो भी ज्यादा भुगतान के कारण से हो सकता है किसी चालान के द्वारा या टीडीएस के द्वारा।
इसके अंदर क्या है कि इसमें भी वही बात है कि उसको अगर कोई अधिक कर का भुगतान उसने कर दिया है किसी भी रूप में, तो उसको उसकी वापसी हो जाती है। एक राज्य के इसके लिए दस्तावेज उसको पेश करने पड़ते हैं कि भाई ये वास्तव में मैंने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है और अब उसका वापस कीजिए। राज्य के भीतर अगर कोई आपूर्ति की गई थी और उसको बाद में अंतर्राज्यीय घोषित कर दिया और उसके कारण से टैक्स का तो एसजीएसटी से आईजीएसटी बन गया। ऐसे ही जो मान लीजिए अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कोई टैक्स था और आईजीएसटी था और बाद में स्टेट में हो गया एसजीएसटी सीजीएसटी बन गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका हो सकता है कि किसी शीर्षक के अंतर्गत उसके रिफंड बनता हो, किसी शीर्षक में उसका रिफंड बनता हो, तो ऐसे रिफंड का भी उसके अंदर जो है उसके लिए वो दावा किया जा सकता है, क्योंकि आपूर्ति के स्थान में परिवर्तन होने के कारण से अगर उसके कर वापसी का कोई दावा बन रहा है तो वो हो सकता है उसकी दावा को भी स्वीकार किया जाएगा। और एक पोजीशन और होती है, वो है कि भाई अगर कोई भी मान लीजिए कर निर्धारण के फलस्वरूप असेसमेंट किया, उसका इंटरिम असेसमेंट किया या उसके लिए कोई अपील से संबंधित है या कोई आदेश किसी अधिकारी के फलस्वरूप उसको कोई रिफंड का आदेश हो गया, मतलब कोई अपील में जीत गया या कोई असेसमेंट के अंतर्गत तो उसको कर रिफंड निकल रहा है या फिर कोई किसी अन्य कोई आदेश ऐसा हो गया कि भाई नहीं भाई इसका तो रिफंड बनता है, तो उस आदेश के फलस्वरूप इनके कारण से भी उसको रिफंड दिया जा सकता है। और ऐसे किए गए आदेश की कोई संख्या या उनकी जो प्रति होती है उसको अपलोड किया जाता है और पूर्व में अपलोड किया जाएगा और पूर्व में ऐसे कर जमा कराए गए जो कर हैं उसका प्रमाण भी दिया जाएगा और फिर वापसी का दावा किया जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में हो सकता है। कई बार क्या होगा, जैसे मान लीजिए करदाता ने कहा कि मैंने तो ये टैक्स का चालान इतने नंबर से जमा कराया, असेसमेंट के अंदर मान लीजिए वो नहीं आई बात, तो बाद में क्या होता है कि किसी टाइम तो उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में आगे के जब उसका असेसमेंट दोबारा किया गया तब ये पता लगा कि हाँ ट्रेस हो गई सिचुएशन और ये पता लग गया, ये मैच हो गया कि भाई वास्तव में हाँ इतने नंबर चालान से ये को और किसी खाते में चला गया होगा और वो उसको रेक्टिफाई हो गया और उस रेक्टिफिकेशन के फलस्वरूप उसके कोई रिफंड बन गया। तो ऐसे रिफंड को भी वो, चूंकि वो उस रिफंड के लिए उसने जब दावा किया है तो उसने अपने बाकायदा पेमेंट की उसने प्रूफ दिए हैं, तो वो पूर्व जमा के प्रमाण सहित वो जो पेश करेगा दस्तावेज और उसके बेसिस पर उसको रिफंड हो जाता है, तो उसके लिए भी दावा किया जा सकता है। और अन्य कोई भी मान लीजिए कर जमा के लिए कोई आदेश किए गए हैं तो उसके आधार पर कर वापसी का किया जा सकता है। इसके अंदर एक बात और है, जैसे यूएनओ के कर्मचारियों को यदि यूएनओ को या कोई भी माल सेवा की आपूर्ति की गई होती है तो ऐसे कर्मचारी जो होते हैं या यूएनओ के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो गुड सर्विसेज जो उन्होंने एक्वायर किए हैं, मतलब ली हैं, उपयोग किए हैं और उस पर कोई टैक्स पेमेंट किया है तो उसके रिफंड का प्रोविजन भी इसके अंतर्गत जो है वो अपने इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है कि तो ऐसे कर्मचारी या जो यूएनओ है उनके द्वारा जो टैक्स चुकाया जाता है उसका रिफंड करने का प्रोविजन भी इसके अंतर्गत किया गया है। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो सर्कमस्टेंसेज हैं, वो काइंड्स ऑफ रिफंड हैं जो कि इसके अंतर्गत विस्तृत रूप से बताए गए हैं। ये प्रयास किया गया है कि ये पूरे जो वापसी से संबंधित है उसकी महत्वपूर्ण बातें आपको समायोजित की जाएं। बाकी तो चूंकि एक्ट बहुत विस्तृत होता है, उसमें बहुत सी विस्तृत बातें होती हैं जिनको अपन जितना अपन दिखाएं उतने कम पड़ती हैं, लेकिन मोटे तौर पर आपको ये समझना है कि आपको जो है वो मोटी मोटी बातें ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो रिफंड के बारे में आपको एट दिस लेवल यू मस्ट नो। थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।